माँ बेटी के रेप केस में पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब जब ये तीनों लोग मीडिया के सामने आते थे, ये कस कस की रोने लग जाते थे। ये कहते थे कि पुलिस इन्हें फंसा रही है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पुलिस इन पर ज़बरदस्ती दबाव बना रही है, इन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और इनसे ज़बरदस्ती इस गुनाह को कबूल करवाया गया है। जिसके कुछ दिन बाद ही पुलिस 3 और अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। लगभग उस दुष्कर्म में पुलिस 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उसके 1 साल बाद दूसरे राज्य में एक डकैती होती है और उस डकैती में पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। जिसके बाद वो तीनों लोग ये कहते हैं कि वो डकैती उन्होंने नहीं की है, लेकिन 1 साल पहले जो माँ और बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था वो उन्होंने किया है। जिसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। जब ये बात मीडिया के माध्यम से पब्लिक को पता चलती है तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सवाल ये उठता है कि पुलिस ने पहले जिन लोगों को गिरफ्तार किया, आखिर में वो लोग कौन थे। दोस्तों, पूरा देखिएगा, इस कहानी के साथ बने रहिएगा। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के NH-91 की। दोस्तों, 2 व्यक्ति जो दोनों भाई होते हैं और नोएडा में रहते थे, यहाँ पे ये दोनों अपनी पत्नी और एक पुत्र और एक पुत्री के साथ रहते थे। बड़े भाई का एक पुत्र था जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष की और छोटे भाई की एक पुत्री जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष की थी। ये शाहजहाँपुर के रहने वाले थे लेकिन नोएडा में ही रहते थे अपने परिवार के साथ। एक दिन इनके पास कॉल आता है और इन्हें कहा जाता है कि इनके परिवार में ही इनके दादी जी की मृत्यु हो चुकी है और उन्हें इनकी 13वीं में शामिल होना है। जिसके बाद ये लोग 29 जुलाई 2016 को प्लान बनाते हैं जाने के लिए। शाम का वक्त होता है और ये अपने घर से नोएडा से निकल जाते हैं शाहजहाँपुर के लिए। रात 11:30 बजे जब ये नेशनल हाईवे 91 पे होते हैं और बुलंदशहर के पास पहुंचने वाले होते हैं, उसी समय इनकी गाड़ी में बहुत तेज आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे गाड़ी का पिस्टन टूट गया हो या गाड़ी के किसी टायर में फॉल्ट आ गया हो। जिसके बाद बड़ा भाई छोटे भाई को ये कहता है कि वो उतर के गाड़ी में देखे कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, और छोटा भाई कार से उतर जाता है और गाड़ी को चेक करने लग जाता है। वो देखता है कि गाड़ी बिल्कुल सही सलामत होती है, सारे टायर सही होते हैं और गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जिसके बाद वो उठ के अपने भाई से कहता है कि भैया, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो बिल्कुल ही सही है, न जाने ये आवाज़ कहाँ से आई है। इतना बोल ही रहा होता है कि 6 लोग एकदम से ही उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं। इन 6 के पास हथियार होता है और ये नशे में होते हैं। जिसके बाद ये अनुमान तो लगाया जा सकता था कि इनके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। ये 6 अपराधी इन लोगों को गाड़ी समेत ही हाईवे से लगभग 50 मीटर दूर लेके चले जाते हैं और वहां जाने के बाद पहले तो इनके साथ मारपीट करते हैं और इन तीनों पुरुषों को, यानी दोनों भाइयों को और बड़े भाई के बेटे को जिसकी उम्र 10 वर्ष की होती है, उन्हें वहीं पे ही बांध देते हैं और महिलाओं को उनसे थोड़ी दूर लेके चले जाते हैं, जिसमें दोनों भाइयों की पत्नियां होती हैं और छोटे भाई की एक पुत्री जिसकी उम्र 13 वर्ष की होती है। ये उन तीनों महिलाओं से नकदी लूट लेते हैं, उनसे जेवर ले लेते हैं, उनके पास जो गहने होते हैं वो सारे लूट लेते हैं। शुरू शुरू में ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये सिर्फ लूटपाट के लिए आए होते हैं। उधर वो दोनों भाई इस चीज़ का विरोध कर रहे होते हैं। वो उनसे कह रहे होते हैं कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, उनके पास जो कुछ भी है उन्हें लेना है वो लेके चले जाए, लेकिन वो किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो उन्हें ले जाने देंगे। लेकिन इन चोरों के मन में, इन 6 के मन में कुछ और चल रहा था। इन्होंने उनसे जितना गहना और जेवर जवाहरात लूटने थे उन्होंने लूट तो लिए, लेकिन इनके मन में एक गलत काम उत्पन्न हो गया था। अब ये उन महिलाओं के साथ गलत काम करना चाहते थे। जिसके बाद ये छोटे भाई की पत्नी और उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। इसका विरोध बड़े भाई की पत्नी करती है। जिसके बाद वहाँ के जो बदमाश होते हैं वो उस बड़े भाई की पत्नी के साथ हाथापाई करने लग जाते हैं, उसे मारने पीटने लग जाते हैं, उसे लातों और घूसों से पीटते हैं। इधर छोटे भाई की पत्नी और उसकी बेटी भी इस चीज़ का विरोध करती है, ये लोग उसे भी मारते हैं। और इसके थोड़ी ही देर बाद वो उन मर्दों के ऊपर जाके पिस्तौल लगा देते हैं, बंदूक लगा देते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने जोर जबरदस्ती की, चिल्लाया, तो वो इन तीनों को मार देंगे। जिसके बाद वो महिलाएं डर जाती हैं। अब ये 6 अपराधी छोटे भाई की पत्नी और उसकी बेटी के साथ बारी बारी सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। ये लगभग 4 घंटे तक उन माँ बेटी का
दुष्कर्म करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। ये लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन इन बदमाशों के कानों पे जू तक नहीं रेंगती है। 4 घंटे के बाद ये बाहर निकलते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि वो पुलिस के पास गए तो वो उन्हें मार देंगे, और वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो महिला उठ के आती है, अपने पति को खोलती है और ये पास के ही एक पुलिस स्टेशन जाके अपनी कंप्लेन लिखवाते हैं। उसी बीच में जब ये पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे मीडिया के कुछ पत्रकार होते हैं। वो इनसे पूछते हैं कि आखिर में वो इतनी रात में कंप्लेन किस चीज़ की लिखवाने आए हैं। जिसके बाद वो परिवार इनको अपने बारे में बताने लगता है कि इनके साथ क्या घटना घटित हुई है। और देखते ही देखते मीडिया ने इस चीज़ को इतना वायरल कर दिया कि रातों रात ये बात पूरे प्रदेश में फैल जाती है आग की तरह, और पुलिस के ऊपर प्रशासन का काफ़ी दबाव बनने लग जाता है कि वो जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़े। जिसके बाद पुलिस 31 जुलाई 2016 को पुलिस 3 अपराधियों को पकड़ लेती है, जिनमें से एक का नाम होता है रईसुद्दीन, एक का नाम होता है जबर सिंह और एक का नाम होता है शाहवेज। पुलिस इन तीनों को पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन में डाल देती है। जिसके बाद ये जब जब भी मीडिया के सामने आते थे ये हर बार रोने लग जाते थे और कहते थे कि पुलिस इन पे जबरदस्ती दबाव बना रही है इसे स्वीकार करने के लिए। वो उन्हें मारती है, पीटती है और इस केस के लिए दोषी स्वीकार करने के लिए बोल रही है। जिसके बाद प्रशासन और सख्ती दिखाता है, और जो बचे हुए 3 लोग थे प्रशासन उन तीनों में भी लग जाता है कि वो बाकी जो 3 लोग थे वो कौन थे। जिसके बाद 9 अगस्त 2016 को पुलिस 3 और लोगों को पकड़ लेती है, जिनमें से एक का नाम होता है सलीम बाबरिया, एक का नाम होता है परवेज और एक का नाम होता है साजिद। पुलिस इन तीनों को मेरठ से गिरफ्तार कर लेती है। और इसी घटना के लगभग 1 साल के बाद यानी 2017 में गुड़गांव के गुरुग्राम में एक डकैती होती है, और उन डकैती में पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आखिर में वो डकैती उन्होंने क्यों की, तो वो तीनों मना करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने डकैती की ही नहीं है। पुलिस उन पर और दबाव बनाती है, जिसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने वास्तव में डकैती नहीं की है, लेकिन 1 साल पहले यानी 29 जुलाई 2016 को जो माँ और बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था वो घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। पुलिस इस बात को सुन के दंग रह जाती है। जो 3 लोग डकैती में पकड़े गए थे उनका नाम था नरेश उर्फ संदीप, एक का नाम था सुनील उर्फ सागर और एक का नाम था धर्मवीर। ये फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। जब ये बात पुलिस के माध्यम से मीडिया में फैलती है और मीडिया के माध्यम से पब्लिक के पास पहुंचती है तो एक हंगामा सा मच जाता है कि आखिर में जो पीछे यानी पहले जो 6 लोग पकड़े गए थे वो लोग कौन थे जिन्हें उन माँ बेटी के रेप केस में फंसाया गया था। तब जाके सबको समझ आता है कि पुलिस पे इतना दबाव बन चुका था, इतना प्रेशर था कि पुलिस ने 3 लोगों को पहले पकड़ा और 3 किसी और लोगों को पकड़ के इस केस में डाल दिया। हालांकि अब इन अपराधियों में से कई लोगों के एनकाउंटर हो चुके हैं और कई लोग बीमारी से मर चुके हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अगर आप रात में कहीं भी ट्रैवल करते हैं और आप कहीं भी आपकी गाड़ी के अंदर कोई ऐसा शोर या ऐसा फॉल्ट आपको लगता है कि गाड़ी में कोई दिक्कत आ चुकी है, तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को वहाँ और उसी जगह पे ना रोके। हो सके तो अपनी गाड़ी को धीरे ही सही लेकिन चलाते रहे और किसी सुरक्षित स्थान पर जाके रोके, या जितना हो सके रात में ट्रैवल करने से बचे। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।